बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। आपको बताएं कि बीते दिन जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। करीब 13,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मामले पाए गए हैं। वहीं 91 लोगों की इससे मौत भी हो गई है। हालांकि जो रिकवरी रेट है उसमें सुधार आया है। जो रिकवरी रेट बीते दिन गिरा था उसमें भी ज़्यादा उठा है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बीते 10 दिन में 2 बार राजधानी पटना का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो क्या कुछ कहते हैं कि कोरोना वायरस जो इस बार सेकेंड स्ट्रीम है वो कितना भयावह है। सर, बिहार में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा फैल रहा है। जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो दिन पे दिन उनका जो रेट है डबलिंग होते जा रहा है। ऐसे में इसको रोकथाम का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, ये एक बहुत महामारी है और महामारी जब डिफाइन होता है तो इसमें बीमारी कोई आम या कोई खास नहीं रहता, ये सबको हो जाता है। पैंडेमिक अंग्रेजी में बोला जाता है इसको, और इसके लिए कोशिश सबको करनी पड़ती है। कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती है, कोई डॉक्टर अकेले नहीं कर सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट अकेले नहीं कर, कोई नेता नहीं कर, सबको सम्मिलित रूप से करनी है। सरकार गाइडलाइंस देती है कि आप मास्क पहनें, आप हाथ धोएं, आप डिस्टेंसिंग करें। इसका फॉलो किसको करना है? नागरिक को करना है। इसकी फॉलो कितनी होती है? नागरिक को करनी है। सरकार कहती है कि अकेले गाड़ी में भी आप हैं तो मास्क पहने, तो सरकार आपके लिए निर्णय ले रही है, आपके लिए गाइडलाइन दे रही है, उसको फॉलो करना है। अब उसके बाद भी संक्रमण हो रहा है तो 2 तरह की संक्रमण आ रही है। एक, जो वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन से ये फायदा हो रहा है कि लोग को जो संक्रमण हो रहा है उसका स्तर काफ़ी नीचे है, उसको इन्फेक्शंस का रेट काफ़ी कम है, और जो दिक्कतें भी आ रही हैं वो दिक्कतें कम आ रही हैं। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि लोग बच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड है वो संक्रमित हो भी रहा है तो उसकी मृत्यु हो जा रही है, वो काफ़ी बच रहे हैं। तो बिहार में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि 1 मई से जो 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उन्हें कोरोना का टीका लगेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी पाया गया है कि अभी दवा का किल्लत है, जो वैक्सीन है वो नहीं मिल रही, इस वजह से कोरोना का टीका नहीं लग रहा। क्या आईजीआईएमएस में 18 वर्ष के ऊपर से लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है? देखिए, इस महामारी में जो वैक्सीन बन रही है और जो हमारा वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। यंग लोग की तादाद बिहार में बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए अगर कुछ ही वैक्सीन आता है तो फिर आपस में लोग लड़ने लगे कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। इसलिए सरकार ने प्रयास किया है कि जो है जितने लोग हैं उनको स्पष्ट तौर पे वैक्सीन मिले। तो इसके लिए जब तक जितनी ज़रूरत है, डिमांड है, उतनी वैक्सीन नहीं आ जाती है तो फिर लगाना बेमानी होगी। तो सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है कि प्रॉपर मात्रा में जब आ जाए तो एक ही साथ सब जगह लगे। जब 45 से ऊपर वाले को लगाया जा रहा है तो 45 से नीचे लगाने वाले का कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये मात्रा इसकी यानी डिमांड और सप्लाई जब बराबर हो जाएगा तभी वैक्सीन लगाने का प्रक्रिया चलेगा। तो सर, बिहार में एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू का बात करती है। हालांकि जो राजधानी पटना है या बिहार ऐसा राज्य है जहां पे नाइट लाइफ नहीं होता। ऐसे में नाइट कर्फ्यू कोई समाधान है या बिहार में लॉकडाउन लगाना अति आवश्यक है? हालांकि आईएमए के जो सुपरिटेंडेंट है, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि लॉकडाउन भारत में ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बात कही है। किस हद तक सही है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये मामला न्यायालय में है, इसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा। हाँ, यह स्पष्ट तौर पे है कि कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये जनहित में पैंडेमिक बचाने में काम आए। तो ये जो नाइट कर्फ्यू है, क्या उससे बिहार इस पैंडेमिक से बाहर निकल सकता है या फिर इससे ज़्यादा कड़े कदम उठाने होंगे? सरकार को जनहित में कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि महामारी रोकना है तो सम्मिलित रूप से काम करना होगा। कोर्ट भी जो मॉनिटर कर रही है वो ये मॉनिटर कर रही है कि पब्लिक के हेल्थ फैसिलिटी के लिए क्या हो सकता है, तो पब्लिक हित में जो होगा वो अच्छा ही होगा। बिहार सरकार के जो प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य के, वो प्रत्यय अमृत, उन्होंने आज 110 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में, उसमें 110 बेड है। आईजीआईएमएस में क्या स्थिति है? कितने बेड हैं और कितने लोग यहाँ रोज आते हैं और कितने बेड पे अभी लोग यहाँ पे हैं और क्या स्थिति है यहाँ की, जरा बताएं सर। और देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को मौका दिया गया सरकार के द्वारा काम करने का, और वो महामारी का शुरुआती दौर था। उसमें सबसे ज़्यादा लोग आईसीयू के लिए बढ़ रहे थे और प्राइवेट में इसमें काफ़ी लोग लूट मचा हुआ था। तो हम लोगों का जो 50 बेड का आईसीयू था इमरजेंसी का,
पूरा का पूरा हम लोगों ने संस्थान का जो 50 बेड का आईसीयू था वो सरकार के लिए कोविड महामारी के लिए दे दिया। उस समय स्थिति बहुत भयावह थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, तो जनरल बेड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोगों ने 75 बेड उसके लिए स्टार्ट किया, ऑक्सीजन बेड्स। तो यानी 50 + 75 हो गए करीब 125। तो 125 से शुरुआत की थी, और पिछले 15-16 दिनों में जो हम लोगों ने प्रयास किया सम्मिलित रूप से, हमें सरकार की तरफ से भी सहयोग मिला, और अभी हम लोग के यहाँ आज के डेट में लगभग 300 बेड हो गए हैं, जो कि हमारे लिए कोरोना के लिए काम आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो रेमडेसिविर दवा की बात की जा रही है, डॉक्टर साहब इस पे बताएं कि क्या इसकी कालाबाजारी हो रही है और लोग बिना मतलब का ये इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ मरीजों की मौत भी हो जा रही है और कहा जा रहा है कि कोरोना से मौत हो गई। क्या इस पे सच्चाई क्या है कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग कोविड पेशेंट को काम आती है या फिर इससे कुछ नुकसान भी है? देखिए, ये बहुत स्पष्ट अब हो गया है लैंसेट जर्नल के द्वारा कि जो मरीज पहले 5-7 दिन में बीमार होते हैं उसमें ही ये रेमडेसिविर दवाई चलनी है पहला। यानी अगर कोई आज बीमार हुआ तो इसके दूसरे या तीसरे दिन से रेमडेसिविर दवाई चलनी चाहिए, और 7 दिनों तक चलनी चाहिए टोटल, जिसमें 5 दिन ये दवाई दिया जाता है। अगर बीमारी 7 दिन का है तो 1-2 दिन के बाद से लेकर 5वें दिन तक चलना है। अब है कि इसको चलाने के लिए संस्थान या अस्पताल में ही चलना चाहिए, घर पे आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये किडनी और लिवर दोनों के लिए घातक है। तो ऐसे में किसी को भी अगर रेमडेसिविर दवाई चलानी है तो लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करके पहले ही देखना पड़ता है कि इनका किडनी और लिवर का स्टेटस क्या है, तत्पश्चात ही दवाई चलानी पड़ती है। और उसके चलाने के बाद फिर देखा जाता है कि ये घातक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो खेल चल रहा है बिहार में और अन्य जगहों में कि बिना सोचे समझे लोग रेमडेसिविर चला दे रहे हैं, और अगर इस पे किसी मरीज की मौत होती है तो लगता है कि कोरोना से मौत हुआ है, जबकि ये कोरोना से मौत नहीं होती है, कुछ ही लोगों में होती हैं। ये रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट से मौत होती हैं। तो पब्लिक को भी समझना होगा कि भाई देखिए, इस रेमडेसिविर की दौर में पागलों की तरह दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका फिक्स है कि कहाँ चलना है, किस डोज में चलना है, कितने दिन तक चलना है, उसके ऊपर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा। और रेमडेसिविर से लोग ठीक ही हो जाएंगे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मॉर्बिडिटी कम करती है, तकलीफ कम करती है, बीमारी जो है उसका इलाज अभी तक पूर्ण रूप से निकला ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये महामारी दूसरे देशों में जो आपके अग्रगण्य देश हैं, जैसे अमेरिका है या अन्य देश है, वहाँ पे ये बीमारी तो तुरंत रुक जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रेमडेसिविर की कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, वहाँ भी मौतें हो रही हैं। तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि ये वायरस जो है वो ऐसा है कि उससे बीमारी तुरंत ठीक होने वाली नहीं है। हाँ, इसकी तकलीफ कम हो सकती है। तो सर, ये जो स्ट्रेन 2020 में आया था, कोरोना पेंडेमिक जो भारत में आई थी, उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया था और काफ़ी सारे कवायदें की गई थी कि ताकि बिहार में और पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण कम हो। लेकिन 2021 में अभी जो स्थिति है, जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है, वो कितना घातक है पहले स्ट्रेन से? सर देखिए, स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। स्ट्रेन 1 में लोगों को पहले सर्दी खांसी होता था, फिर सोर थ्रोट होता था, फिर खांसी होती थी, और तब जाके कोई घातक चीज़ होती थी या मौत होती थी। जबकि स्ट्रेन 2 में डे 1 या डे 2 में ही सांस में दिक्कत हो जाती है, और इसके कारण लोग सीधे अस्पताल पहुंचते हैं, या फिर आजकल घर पे भी लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें घातकता बहुत ज़्यादा है और बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर आप स्ट्रेन 1 की बात करें तो क्लोज रूम में अगर कोई है तो 1 से 2 में होता था, 3 में होता था, और अगर स्ट्रेन 2 की बात करें तो 1 से 10 में हो जा रहा है। नतीजा ये है कि अगर कोई फैमिली में एक तरफ से बाहर से कहीं लेके आया तो पूरी की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो जा रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी कभी पॉजिटिव हुए हैं, तो जो पॉजिटिव उनका पूरा घर पॉजिटिव हो गया है, और यही घर घर की कहानी बन गई है। तो इसमें जो है लोगों को, हाँ, जिन्होंने वैक्सीन लिया, हमारे डॉक्टर्स भी वैक्सीन लिए थे, और जिन्होंने वैक्सीन लिया वो सब बहुत कम तकलीफ के साथ वापस अपने काम पे आ गए हैं, उनको नेगेटिविटी भी जल्दी हो गई है। तो वैक्सीन इम्प्रूव ला सकता है, बचा सकता है, संक्रमण कम कर सकता है, ये तो प्रूफ हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को बुखार होता है तो पिछले वाले स्ट्रेन 1 में 98, 99, 100 तक ही बुखार रहता था, लेकिन स्ट्रेन 2 अगर देखें
तो उसमें बुखार 100 से लेकर 103-4 तक रहता है, और बहुत हाई फीवर होने के कारण किसी किसी में उल्टियाँ भी होने लग सकती हैं, किसी का पेट खराब हो जाता है। साथ में पिछला जो ट्रेन था उसमें 2-3 दिन तक बुखार रहती थी, और स्ट्रेन 2 जो है इसमें अमूमन 5 से लेकर 10-12 दिन तक बुखार जा रहा है। अगर जिसकी इम्यूनिटी जितनी है उस हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन अमूमन देखें तो 5 से लेकर 12 दिन तक बुखार रहती है। सर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत, कहीं कहीं सरकारी इस अस्पतालों में भी किल्लत थी और प्राइवेट अस्पतालों में साफ तौर पर बजाबते एक बैनर लगा दिया गया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लोग ऐसी कालाबाजारी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन पहले ही घर पे ला के रख दे रहे हैं कि लोग संक्रमित हैं कि नहीं है उन्हें पता नहीं। ऑक्सीजन किन्हें ज़रूरत है और कितना परसेंटेज होता है तब ऑक्सीजन लगाया जाता है? सर देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को घर पे सैचुरेशन देखते हैं कि 92 हो, 93 हो, 94 हो, 95 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्हें प्रोन पोजीशन होना है, जिसको मेडिकल टर्म में प्रोन बोलते हैं, और साधारण तौर पर पेट के बल लेटना बोलते हैं। तो पेट के बल अगर वो लेटेंगे तो उनका 3 से 4% खुद ब खुद बढ़ जाएगा। 90% तक अगर आपको घर में है तो 90% तक के जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटने से वो 94-95 तक हो जाता है। उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो 90 से नीचे हो रहा हो उनको जरूरी है ऑक्सीजन की। अगर वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन से 85 से ऊपर बढ़ जाता है, 85 तक भी रहता है और ऑक्सीजन से 90 हो जाता है, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे भी वो इंटरमिटेंटली ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन घर पे ऑक्सीजन लेने के बावजूद अगर 85 या उससे नीचे आ रहा है, तब उनको कहीं ना कहीं जाके किसी अस्पताल में भर्ती होकर दवाई लेने की और ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है। तो साफ तौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जो डॉक्टर मनीष मंडल, उन्होंने कहा कि जो 90 से नीचे या 85 पे आते हैं उन्हें ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है। हालांकि जो काला बाजारी हो रही थी रेमडेसिविर की, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो इनिशियल स्टेज हैं, इनिशियल डेज में उसे लिया जाता है, वो भी डॉक्टरों की सलाह पे, ऐसे उसे लेना घातक है और कोरोना नहीं उसकी इस डोज की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।